नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं संदीप तिवारी। अपने इस खास कार्यक्रम में हम हर उस खबर की बात करते हैं जो आपको जाननी जरूरी है। सभी अहम मसलों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। देश में भारतीय रेल एक बार फिर बड़े हादसे का शिकार हो गई है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस के मालगाड़ी से टकराने के चलते ट्रेन के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। मैसूर से बिहार के दरभंगा जा रही मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस ट्रेन लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में 19 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इतना ही नहीं, घटना स्थल पर भीषण आग भी लग गई। वहीं इस हादसे के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस नेता ने भी रेल हादसे को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। रिपोर्ट देखिए। मालगाड़ी से टकराई मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस। मैसूर से बिहार के दरभंगा जा रही बागमती एक्सप्रेस ट्रेन शुक्रवार को चेन्नई के पास कावराईपेट्टई रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेन के 2 डिब्बों में आग लग गई, जबकि 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में घायल हुए 19 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिसमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं इस हादसे के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। सूचना प्राप्त होते ही राहत बचाव कार्य तेजी से शुरू। रेलवे बोर्ड के सूचना एवं प्रचार के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने बताया, ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना हमें प्राप्त हुई। इसके बाद राहत बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया। पूरी ट्रेन से सभी यात्रियों को निकाल लिया गया। किसी भी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं। किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई है। सभी यात्रियों को उनके गंतव्य तक ले जाने के लिए रेलवे द्वारा विशेष व्यवस्था की जा रही है। दक्षिण रेलवे के चेन्नई मंडल के अधीन जो चेन्नई गुडूर रेल खंड है, उसके कोवारपेट्टई स्टेशन पर 12578 बागमती एक्सप्रेस जो कि मैसूरू से चल करके दरभंगा तक जाती है, इसके दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना हमें प्राप्त हुई। उसके बाद राहत और बचाव कार्य जो है वह तेजी से प्रारंभ किया गया। पूरी ट्रेन से यात्रियों को निकाल लिया गया है। सभी यात्रियों को निकाला गया है। किसी भी यात्री को कैजुअलिटी इसमें नहीं है और न ही किसी के ग्रीवियस रूप से इंजर्ड होने की सूचना है, यानी कि गंभीर चोट किसी भी यात्री को नहीं लगी है। और सभी यात्रियों को उनके गंतव्य तक ले जाने के लिए रेलवे द्वारा विशेष व्यवस्था की जा रही है। एक डेमू ट्रेन के माध्यम से पहले यात्रियों को कोवेरपेट्टई स्टेशन से चेन्नई स्टेशन लाया जाएगा और वहां से फिर उनके गंतव्य स्थान पर विशेष ट्रेन के माध्यम से भेजा जाएगा। पूरी यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और खान पान की व्यवस्था जो है वह रेलवे द्वारा की जाएगी, ऐसा प्रबंध कर लिया गया है। इस दुर्घटना के चलते चेन्नई गुडूर रेलखंड में कुछ दूसरी गाड़ियां भी डिटेन हुई हैं। हम उन गाड़ियों को भी डाइवर्टेड रूट से जो है उनको उनके गंतव्य तक ले जाने की योजना बना चुके हैं। इन गाड़ियों में एक तिरुचिरापल्ली से चल कर हावड़ा जाने वाली एक्सप्रेस गाड़ी है और 2 अन्य गाड़ियां हैं। एक गाड़ी टाटा नगर से एर्नाकुलम के बीच की है और एक काकीनाडा धनबाद स्पेशल है। ये गाड़ियां डिटेन्ड हैवी सेक्शन में, इसको हम लोग डाइवर्टेड रूट से ले जाने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा धनबाद एलएफपी एक्सप्रेस जो है 13351 और 02122 जबलपुर मदुरई एक्सप्रेस को भी डाइवर्टेड रूट से उनके गंतव्य स्थान पर ले जाने की व्यवस्था की गई है। इस दुर्घटना में किसी के कैजुअलिटी या ग्रीवियस रूप से इंजर्ड होने की कोई सूचना नहीं है। राहत दल घटनास्थल पर है और सभी यात्रियों को जो है वह डिरेल कोचेस से निकाला जा चुका है। किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई है। सभी यात्री जो कि विभिन्न कोचों से निकाले गए हैं उनको एक विशेष डेमू रेक द्वारा हम चेन्नई ले जा रहे हैं और चेन्नई से फिर उनको उनके गंतव्य तक ले जाने के लिए एक विशेष गाड़ी फॉर्म की जा रही है। उस गाड़ी के माध्यम से सभी को उनके गंतव्य स्थान तक ले जाया जाएगा। भी कोच में आग नहीं लगी थी। जो पैसेंजर कोचेस थे वो सब के सब सुरक्षित हैं। इंजन के साथ एक पार्सल वैन था, उस पार्सल वैन में थोड़ी देर के लिए आग लगी थी, जिसको कि हमारे बचाव दल ने बुझा दिया है और उससे किसी को इंजरी या कोई और चोट नहीं लगी है, कोई और नुकसान नहीं हुआ है। रेल हादसे के बाद पवन खेड़ा का बीजेपी पर वार। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस
कावराईपेटे रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी से टकराने पर कहा, हर हफ्ते लगातार ट्रेन हादसों की खबरें आती रहती है और ये ऐसा हादसा है जिसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि किसी ने पत्थर या सिलेंडर रखा था। ये ट्रेन लूप लाइन पर गई और वहाँ एक मालगाड़ी से टकरा गई। आपकी सिग्नलिंग सुरक्षा कहाँ है? लोगों ने रेल मंत्री से सवाल पूछना बंद कर दिया। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, कवच कहाँ गई? क्या ये पूरी कवच सिर्फ उनकी छवि के लिए है या भारत के रेल यात्रियों के लिए भी है? वहीं दक्षिणी सर्किल की रेलवे सुरक्षा आयुक्त अनंत मधुकर चौधरी ने कहा, मैं यहाँ जांच करने आया हूँ, मुझे पहले घटना स्थल की जांच करनी है, विभिन्न लोगों से बयान लेना है और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुँचना है। अगले सप्ताह जांच शुरू होगी। हर हफ्ते लगातार खबरें आती हैं रेल दुर्घटनाओं की, और ये ऐसी दुर्घटना है, इस पे तो आप ये भी नहीं कह सकते कि किसी ने सिलेंडर रख दिया या पत्थर रख दिया। ये तो लूप लाइन पे गाड़ी गई और वहाँ एक मालगाड़ी से टकरा गई। तो आपकी सिग्नलिंग, आपके कवच, ये सब कहाँ हैं? और रेल मंत्री से तो अब सवाल पूछना ही अब बंद कर दिया लोगों ने, क्योंकि वो रील तक ठीक नहीं बना। उनको तो छोड़ ही दीजिए, उनको आप गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जवाब दें कि कहाँ गई वो कवच, कहाँ है वो सुरक्षा? ये पूरा सुरक्षा कवच सिर्फ अपनी छवि के लिए है या भारत के रेल यात्रियों के लिए भी है? I have come here to investigate. I have come here to investigate. The reason I have to first check the site, take the statement from various people, and then come to conclusion. At present, I am only seeing the site. So, you are asking these questions too early. Let me first investigate, then only some conclusion can be drawn. Is there a possibility of a sabotage? I cannot tell you anything at this stage. As I told you, I am yet to see the entire site completely. After I see the site, then I have to see what are all the evidences available. Then only I can come to a conclusion. Okay. So for this, let me. It will be published in the newspaper. Then the inquiry will start next week. I have told you again and again. Let me first examine the site. Then only I can conclude. Not at this stage. जानकारी के मुताबिक ट्रेन की पार्सल वैन में आग लग गई थी। हालांकि समय रहते दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। उधर सूचना मिलते ही राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम तुरंत घटना स्थल पर पहुंची और युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। बता दें कि शुक्रवार को तमिलनाडु में हुई ट्रेन हादसे की घटना ने ओडिशा हादसे की याद दिला दी। 2 जून 2023 को ओडिशा के बालासोर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था। यह हादसा भी कुछ इसी तरह हुआ था। हालांकि बालासोर हादसे में 290 यात्रियों की जान गई थी और 900 से अधिक लोग घायल हुए थे। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या केंद्र सरकार बार बार हो रहे हादसों को प्रमुखता से नहीं ले रही? अगर हादसे का संज्ञान लिया जा रहा है और उस पर कार्रवाई की जा रही है, तो बार बार ये हादसे क्यों और कैसे हो रहे हैं? स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम से जुड़ी शिकायतों के बारे में निर्वाचन आयोग को अवगत कराया और इनकी जांच की मांग की है। मुख्य विपक्षी दल के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से यह आग्रह भी किया है कि उन ईवीएम को जांच पूरी होने तक सील करके सुरक्षित रखा जाए, जिनको लेकर सवाल उठे हैं। वहीं बीजेपी नेता कांग्रेस के इलेक्शन कमीशन को शिकायत करने पर जमकर निशाना साध रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने ईवीएम से छेड़छाड़ की उठाई सवाल। बीते दिनों हरियाणा में हुई चुनाव के बाद बीजेपी ने तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाई है। वहीं कांग्रेस सिर्फ 37 सीटों पर सिमट गई। मतगणना के बाद से ही कांग्रेस लगातार ईवीएम से छेड़छाड़ को लेकर सवाल उठा रही है। इसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात भी की है। इस पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर तंज कसा है। शहजाद पूनावाला बोले, राहुल बाबा को हार से बचाना है और राहुल गांधी से ध्यान हटाना है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने हरियाणा में हार के बाद
कांग्रेस के द्वारा ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग में नई शिकायत दर्ज कराने पर कहा, उद्धव सेना ने सामना अखबार में लिखा है, कांग्रेस चुनाव क्यों हारी, लेकिन कांग्रेस सच का सामना नहीं करना चाहती। कांग्रेस पार्टी शुतुरमुर्ग की तरह इनकार में जीना चाहती है और इसीलिए ईवीएम चुनाव आयोग बहाने हैं, क्योंकि राहुल बाबा को हार से बचाना है और राहुल गांधी से ध्यान हटाना है। सच का सामना न करना कांग्रेस की आदत बन गई है। उनके साथ ही सहयोगी दल आप टीएमसी भी कह रहे हैं कि वे अहंकारी है। वहीं बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस के द्वारा ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग में नई शिकायत दर्ज कराने पर कहा, कांग्रेस के लिए यह कोई नई बात नहीं है। वे जहां भी चुनाव हारते हैं वहां वे ईवीएम को दोष देते हैं। जम्मू कश्मीर में ईवीएम के जरिए चुनाव हुए थे और वहां जेकेएनसी कांग्रेस गठबंधन सरकार बना रहा है, इसीलिए उन्होंने वहां ईवीएम को दोष नहीं दिया। देखिए, उद्धव सेना ने तो सामना अखबार में भी कांग्रेस क्यों हारी है हरियाणा चुनाव वो लिख लिया है, पर कांग्रेस सच का सामना नहीं करना चाहती। कांग्रेस पार्टी शुतुरमुर्ग की तरह डिनायल में ही रहना चाहती है और इसीलिए ईवीएम इलेक्शन कमीशन बहाना है, राहुल बाबा को हार से बचाना है और ध्यान किसी भी तरीके से राहुल से हटाना है। इसलिए कल ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वगैरह का ड्रामा किया, उसमें पूरा का पूरा ठीकरा एक दलित नेत्री कुमारी शैलजा पर डाल दिया। जबकि राहुल गांधी ये जब से भारत जोड़ो यात्रा की तो 11 चुनाव हारे, लोकसभा के चुनाव हारे, और अगर आप राहुल गांधी का करियर देखेंगे तो लगभग 70 से अधिक चुनाव हारे हैं वो। फिर भी राहुल गांधी पर कोई सवाल नहीं उठाना है, राहुल गांधी को सुरक्षित रखना है और सारा सवाल जो है इलेक्शन कमीशन पर। अब जम्मू कश्मीर में चुनाव जीते, वहां इलेक्शन कमीशन ठीक, पंजाब में ठीक, दिल्ली में ठीक, कर्नाटका में ठीक, हिमाचल में ठीक, हरियाणा में खराब। तो मुझे लगता है कि अपनी हार का ठीकरा किसी और के माथे पर डाल देना और सच का सामना न कर पाना, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति बन चुकी है। अब तो उनके साथी सहयोगी दल आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ये भी कह रहे कि आप अहंकारी हो, आपको समझ में नहीं आता, आप अकेले लड़ने की हैसियत नहीं रख सकते, आप परजीवी टाइप के बन चुके। यही उनके कहने का मतलब है कि आप अकेले तो लड़ नहीं पाओगे। और कुमारी शैलजा और हुड्डा जी ने भी स्वीकारा है कि हम चुनाव हार गए, इलेक्शन कमीशन ईवीएम का कोई मतलब नहीं है। पर फिर भी कांग्रेस पार्टी केवल 2-3 लोगों को बचाने के लिए, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, जिन पर कई सारे सवाल उठे, उसको बचाने के लिए ये सब ड्रामा कर रही है। और ये दिखाता है कि एक व्यक्ति के विरोध में उतरते उतरते कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी सवाल उठाती है, परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखती है। देखिए, कांग्रेस का ये कोई नया काम नहीं है। जहां जहां कांग्रेस चुनाव हारती है वहां वो ईवीएम को दोष देती है और नए नए कारण ढूंढती है कि ईवीएम खराब है। जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए इन्हीं ईवीएम के द्वारा, क्योंकि वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो वहां उन्होंने ईवीएम को दोष नहीं दिया। लेकिन हरियाणा में चुनाव हार गया क्योंकि हरियाणा की जनता ने एक सिरे से कांग्रेस को नकार दिया, तो अब उनको वहां पर दोष दिखाई देता है। साफ तौर पर वो ये समझ पाने में असफल हैं कि ये जो फेल हुए वो चुनाव में उनके अपने कारणों से है, उसका ईवीएम से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। और अगर उन्होंने ईवीएम की शिकायत चुनाव आयोग ने की है तो चुनाव आयोग इसका निर्णय करेगा। लेकिन बार बार कांग्रेस या कोई भी दल जब चुनाव हारता है तो ईवीएम को दोष देता है, लेकिन जब वो चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम उनको सही दिखाई देती है। ये साफ दिखाई देता है कि उनके चीजों को देखने के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर वार। कांग्रेस का युवराज लॉन्च ही नहीं होता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस द्वारा ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग में नई शिकायत दर्ज कराने पर कहा, कांग्रेस अपने युवराज को बार बार लॉन्चिंग पैड पर ले जाती है, लेकिन वो लॉन्च नहीं होता। हरियाणा की जनता ने उन्हें नकार दिया। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हरियाणा में जो हुआ उस पर हम रिपोर्ट मांग रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद सब सामने आ जाएगा। पूरा देश कह रहा था कि कांग्रेस जीतेगी, यहाँ तक कि बीजेपी के नेता भी कह रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है। सबके कहने के बाद भी वह कौन सी वजह थी जिसकी वजह से हार हुई? देखिए, कांग्रेस अपने युवराज को बार बार लॉन्चिंग पैड पर ले जाता है।
लॉन्च ही नहीं होता, लॉन्च होता ही नहीं, फुस होकर के गिर जाता। अब ये हरियाणा के चुनाव को पहले हुड्डा के माथे फेंकने की कोशिश की कि मेरे युवराज का इसमें कहीं नहीं। मैं ये कहता हूं, हरियाणा की जनता ने इन्हें नकारा। ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ता है। एक बार ठीक ही किसी ने कहा, वो जो संविधान लेके चलते हैं, संविधान का फोल्डर तो इनके पास है, अंदर इनके पास कुछ नहीं है। अब फोल्डरे दिखा करके लोगों को भड़क फैला रहे हैं। अगर इनको इस बार काठ की हांडी जल गई तो दुख क्यों हो रहा है? अब ये ठिकरा फोड़ रहे हैं इलेक्शन कमीशन, तो कभी हुड्डा कभी टुड्डा इस पर फेंक रहे हैं। और कश्मीर में कह रहे मेरी जीत हुई। अरे कहाँ जीत हुई? 3 दर्जन से ऊपर 4 दर्जन चुनाव लड़े, 4 दर्जन सीट पे, और जीते कितना? 6 गो। बीजेपी तो ऐसा कश्मीर में मुंहे भार गिराया है। इनकी सारी जो कैरिकेचर कर रहे थे जोकर की तरह। हरियाणा में जो हुआ वो घटना के बारे में हम मीटिंग ले रहे हैं और रिपोर्ट मंगा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद वो खुल जाएगा क्या करना है, कैसा हुआ, क्योंकि पूरा देश बोल रहा था कि कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी के लीडर्स भी जीत रहे थे, वो जीत रही कांग्रेस बोल रहे थे। और सब लोग बोलने के बावजूद भी ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कांग्रेस को हराए? इंडिया अलायंस को साथ में नहीं लेके चला। हरियाणा विधानसभा चुनाव ने नतीजे पूरी तरह साफ हो चुके हैं। बीजेपी यहाँ 48 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। इस चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। सरकार बनाने के ख्वाब देख रही कांग्रेस महज 37 सीटों पर सिमट कर रह गई। इस चुनाव नतीजे के बाद से ही सत्ताधारी बीजेपी विपक्षी कांग्रेस लगातार हमलावर है और राहुल गांधी को कांग्रेस की हार का जिम्मेदार बता रही है और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को भी ड्रामा बता रही है। अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस हरियाणा की हार भुलाकर यूपी उपचुनाव और महाराष्ट्र झारखंड में होने वाले चुनाव पर फोकस कर पाती है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। पूरा देश आज धूमधाम से दशहरा का पर्व मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने समूचे राष्ट्र को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देशवासियों को बधाई दी। विजयदशमी के दिन देश के अलग अलग हिस्सों में रावण दहन का कार्यक्रम किया गया। आइए जानते हैं दशहरा पर्व से जुड़ी कुछ खास बातें। क्यों मनाया जाता है दशहरा? दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इसका आयोजन होता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। देश भर में दशहरे की धूम। पूरा देश आज धूमधाम से दशहरा का पर्व मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समूचे राष्ट्र को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देशवासियों को बधाई दी। आज शाम को देश के अलग अलग हिस्सों में रावण दहन का कार्यक्रम होगा। दशहरा पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। विकास पथ पर अग्रसर रहे हमारा देश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विजयदशमी के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। यह अन्याय पर न्याय की विजय का पर्व है। यह त्योहार सत्य और सदाचार के मूल्यों पर हमारे विश्वास का प्रतीक है। इस शुभ अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हम न्याय का पक्ष लेंगे। मेरी मंगल कामना है कि ये पावन पर्व सभी के जीवन में सुख समृद्धि का संचार करे और हमारा देश सदा विकास के पथ पर अग्रसर रहे। हर क्षेत्र में विजय मिले, यही कामना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा कि देशवासियों को विजयदशमी की असीम शुभकामनाएं। मां दुर्गा और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी को जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल हो, यही कामना है। जीवन को हर्षोल्लास से भर दे ये त्योहार।
लोकसभा में विपक्ष के नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने भी देशवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अन्याय पर न्याय एवं असत्य पर सत्य की जीत के महापर्व विजयदशमी की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि ये त्योहार आपके जीवन को हर्षोल्लास से भर दे। भाईचारे को बढ़ाने का संकल्प लें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अधर्म पर धर्म, असत्य पर सत्य एवं अन्याय पर न्याय की विजय के प्रतीक विजयदशमी के पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने आगे कहा कि आज के दिन हम सब मिलकर अच्छाई का सम्मान और बुराइयों का अंत करके समाज में न्याय, शांति, प्रेम, सामाजिक सौहार्द और भाईचारे को बढ़ाने का संकल्प लें। भारत में होती है शास्त्रों और शस्त्रों की पूजा। विजयदशमी पर्व को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मैं आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां शास्त्रों और शस्त्रों दोनों की पूजा की जाती है। ऐसा लग सकता है कि लोहे और लकड़ी से बनी चीजों की पूजा करने का क्या औचित्य है, लेकिन वास्तव में यह हमारी विशाल सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है, जिसमें हम किसी भी वस्तु का उपयोग करने से पहले और बाद में उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। की अनुभूति हो रही है। मैं आप सभी को विजयादशमी के पावन पर्व की हार्दिक बधाई देता हूं और आपके परिवारजनों को भी मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत संभवतः इकलौता देश है जहां शास्त्रों और शस्त्रों की एक साथ पूजा होती है, यानी शास्त्र और शस्त्र को समान आदर के भाव से भारत में देखा जाता है। आम तौर पर तो देखने में किसी को यह लग सकता है कि लोहे लकड़ी की बनी चीजों की पूजा अर्चना का क्या औचित्य है, निर्जीव वस्तुओं को इतना सम्मान देने का क्या औचित्य है, पर वास्तव में यह हमारी उस विशाल और महान सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है जिसमें हम किसी भी वस्तु का उपयोग करने के पहले और बाद में उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। साथियों, केवल अस्त्र शस्त्र ही नहीं बल्कि प्रत्येक वह वस्तु जो हमारे जीवन को सुगम बनाती है, हमारी परंपरा में उसकी पूजा अर्चना की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग प्रोफेशन के लोग किसी न किसी दिन अपने प्रोफेशन से संबंधित यंत्रों की और वस्तुओं की पूजा करते हैं। देशवासियों को दशहरा की बधाई। विजयदशमी पर्व को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, मैं देशवासियों को दशहरा की बधाई देता हूं। गोवा में हर त्योहार की तरह ये त्योहार भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन हर घर में शस्त्र पूजा की जाती है। हर गांव और शहर में ये त्योहार मनाया जाता है। मैं गोवा और देश के सभी लोगों को दशहरा की शुभकामनाएं देता हूँ। दशहरा उत्सव के इस पावन पर्व पर मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरह से गणेश उत्सव, दिवाली उत्सव, उसी तरह से दशहरा उत्सव भी गोवा में बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हर वक्त हर दशहरा उत्सव में शस्त्र पूजन, ये हर घर में एक बड़ी पूजा होती है। हर घर का जो शस्त्र रहता है, जैसे कि शेतकरी हो, कष्टकरी समाज हो, उन सब के जो शस्त्र रहते हैं, उस शस्त्र का पूजन लोग हर एक घर में अपने शस्त्र पूजन करते हैं। वही शस्त्र पूजन के साथ साथ यानी जो हम हर मंदिर में बड़ा धूमधाम से, हर गांव में ये दशहरों का उत्सव बड़ी धूमधाम से गोवा में मनाते हैं। इस पावन दशहरा उत्सव पर मैं सभी गोवावासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिवसेना की दशहरा रैली का ऐतिहासिक महत्व। विजयदशमी पर्व को लेकर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा, शिवसेना की दशहरा रैली का ऐतिहासिक महत्व है। सालों से शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे दशहरा रैली को संबोधित करते रहे हैं। उन रैलियों में वे शिव सैनिकों को हिंदुत्व के बारे में अपने विचार बताते थे। खासतौर पर वे कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर उसके सांप्रदायिक दृष्टिकोण की आलोचना करते थे। आज स्थिति ये है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस से जुड़ गए हैं और हिंदुत्व छोड़ दिया है। शिवसेना की जो दशहरा रैली रही है उसका एक ऐतिहासिक संदर्भ रहा है। वर्षों से हर दशहरा पे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी एक दशहरा रैली को संबोधित किया करते हैं, और जब बाला साहब जी दशहरा रैली को संबोधित करते हैं तो शिव सैनिकों को वो हिंदुत्व के ऊपर अपने विचार देते हैं। खासकर कांग्रेस पार्टी की जो तुष्टीकरण की नीति है और धर्मनिरपेक्षता के नाम पे जो एक सांप्रदायिक अप्रोच लेके चलते थे, उसके ऊपर जबरदस्त टीका टिप्पणी होती थी। आज हालात ये हैं कि फिर उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया है और हिंदुत्व को तौबा कर दिया है।
तो शिवाजी पार्क की रैली में अगर वो बोलेंगे तो हिंदुत्व पर कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि हिंदुत्व पर ज्यादा बोलेंगे तो उनके मुस्लिम वोट डिस्टर्ब हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी जिसकी आलोचनाएं और जिसकी सारी बुराइयों को हमेशा शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी उजागर किया करते थे, उसके ऊपर बोल नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सामने तो कटोरा लेकर खड़े हैं कि मुझे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाओ। तो ऐसे में उस रैली में शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के विचारों का सोना नहीं लुटाया जा सकता। सही मायने में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का के जो विचारों के सोना है, वो जो सोना लुटाने का जो कार्यक्रम होगा वो होगा आजाद मैदान पे, जिसे आज संबोधित करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ राव शिंदे जी, जो हमारी पार्टी के मुख्य नेता है। और वहां वो शिवसेना प्रमुख के विचारों को, उनके हिंदुत्व पर आधारित विचारों के ऊपर अपना प्रतिपादन पेश करेंगे, उसकी जानकारियां देंगे। और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने जो बुराइयां पैदा कर रखी है, हमारे देश की राजनीति में जो घुसेड़ रखी है, उन बुराइयों के ऊपर उनकी टीका टिप्पणी और आलोचनाएं आएंगी, जो कि शिवसैनिक अपने घर लेके जाते हैं और उसके बाद एक नई ऊर्जा के साथ आने वाले दिनों में काम करते हैं। विजयदशमी सत्य की जीत का दिवस है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, ये सत्य की जीत का दिवस है, न्याय की जीत का दिवस है और हम सब आज इस दिवस पर प्रेरणा लें कि हमारे क्षेत्र, प्रदेश, देश के लिए विकास और प्रगति में हर नागरिक अपना योगदान दे पाए, ताकि आने वाले दिनों में हमारा देश विश्व पटल पर अग्रसर हो। दशहरे की बहुत शुभकामनाएं। हमारे सभी प्रदेश और देश के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सत्य की जीत का दिवस है, ये न्याय की जीत का दिवस है और हम सब आज इस दिवस पर प्रेरणा लें। हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए विकास और प्रगति में एक एक नागरिक अपना योगदान दे पाए, ताकि आने वाले दिनों में हमारा देश विश्व पटल पर अग्रसर हो। इसी विचारधारा से हमें अपनी पूर्ण जिंदगी बितानी चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं दशहरे की। देश भर के मंदिरों में पूजा अर्चना। उधर पूरा दिन विजयदशमी के अवसर पर देश भर के मंदिरों में भक्तों ने पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। दिल्ली में नवरात्रि के अंतिम दिन सभी मंदिरों में भक्तों ने आरती की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दशहरे की सुबह रामलीला जुलूस निकाला गया। केरल के कोट्टयम में कन्या का पूजा और माथा पूजा आयोजित किया गया। वहीं भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। न्यूज़ नाउ में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।